नमस्कार, आदाब, गुड आफ्टरनून। पिछले कई महीनों से संडे को 2 बजे हम बातचीत कर रहे हैं। उसका एक नया संस्करण लेके आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अब से हम इसे कहेंगे संडे सत्संग। सिर्फ नया नाम नहीं है, बहुत कुछ नया है अब से आपसे इस बातचीत में, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हमने इतना कुछ सीखा है आपसे, आपके फीडबैक से, आपको किस चीज में इंटरेस्ट आया, क्या चीज ठीक नहीं लगी। उस सब को सीखते हुए मेरे साथियों ने मिलके एक नए तरीके से ये बातचीत शुरू की है, संडे सत्संग। हर इतवार को संडे को 2 बजे हम आएंगे। आपका लंच का वक्त हो सकता है तो लंच के साथ आप देख सकते हैं, अलग से बैठ के देख सकते हैं, चाय कॉफी पीते हुए देख सकते हैं, पेड़ की छांव में इसको देख सकते हैं। संडे सत्संग। जैसे ही मैंने नाम लिया, लोगों ने कहा, यार ये तुमने भी सत्संग करना शुरू कर दिया है। मैंने कहा कि हमने अपनी परंपरा विरासत के इतने सुंदर शब्दों को इतना छोटा कर दिया। सत्संग से आजकल लोगों का कुछ मतलब होता है कि फैमिली कुछ जाएगी, कहीं बैठेगी, भजन कीर्तन करके वापस आ जाएगी। वैसे उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जरा देखिए ये सत्संग कितना सुंदर शब्द है हमारी विरासत का। सत और संग, सच के साथ बैठना। इस वक्त में जबकि झूठ का बोलबाला है, मक्कारी है, कपट है, सब कुछ चल रहा है, डर है, सच बोलने से लोग डरते हैं, तो क्यों ना करें कि हर हफ्ते 1 घंटा, और इस बार हम कोशिश करेंगे 1.5 घंटा, लंबे भाषण थोड़ा कम हो, 1 घंटा हम सब एक दूसरे के साथ सच का संग करते हुए बिताएं। क्या होगा इस कार्यक्रम में? हर बार हम कुछ विशेष लाएं। विशेष में कोई कवि हो सकते हैं, कोई गायक हो सकते हैं, और कोई हो सकते हैं जो आपके सामने कुछ प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि इतने महीनों में हमने सीखा कि मामला सिर्फ दिमाग का नहीं है, दिल का है। दिल को छूना भी जरूरी है। तो दिलो दिमाग दोनों को छूने के लिए कविता और गीत से बेहतर क्या चीज हो सकती है। तो आज हमारे साथ साथ मैं उम्मीद कर रहा हूं पुनीत शर्मा रहेंगे। पुनीत शर्मा, जो जिनकी एक प्रसिद्ध कविता हुई थी ना उन दिनों जब एनटीसीए प्रोटेस्ट चल रहा था, तुम कौन हो बे, बहुत जगह पढ़ के सुनाया था, मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्हीं पुनीत शर्मा को हमने आग्रह किया है कि वो अपनी कुछ नई कविता आपके सामने पेश करें, तो विशेष होगा। उसके बाद विचार, जो पहले भी हुआ करता था, किसी एक विषय पे मैं विचार पेश करूंगा। आज का सबसे मौजूद सब्जेक्ट क्या हो सकता है? जो इस वक्त राज्यसभा में चल रहा है, जो इस वक्त सड़कों में चल रहा है, सड़क से लेके संसद तक आज इस देश में एक ही सवाल चल रहा है, किसानों के बारे में 3 नए कानून, जिस पे चर्चा। बहुत लोग कहते हैं ये है क्या यार चक्कर, मैं टीवी वालों को भी देखता हूं, उन्हें भी समझ नहीं है, वो सोचते हैं कोई एक कानून है, क्या कानून है सर जरा बता दीजिए। तो आप सबके सामने इन 3 कानून में क्या है, क्या किया जा सकता है, इसके बारे में पेश करेंगे। विशेष के बाद विचार, विचार के बाद कुछ विनोद, क्योंकि जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं उसमें कई बार व्यंग, कोई कार्टून, कोई विनोद, कोई हंसाई मजाक, कोई चुटकुला वो बात कह देता है जो बड़े बड़े लेख में नहीं आती, बड़े भाषण में नहीं आ सकती। इसलिए हम विनोद का एक हिस्सा रखेंगे। और आज आपके सामने प्रणाम वालेकम, प्रणाम वालेकम वाले कौन है? राजीव ध्यानी जी। राजीव ध्यानी हमारे साथ हुआ करेंगे, आज उनको यहाँ पे आमंत्रित करेंगे। प्रणाम वालेकम में राजीव ध्यानी आएंगे, अपनी बात को रखेंगे, और हम उनसे बातचीत भी करेंगे प्रणाम वालेकम का एक एपिसोड सुनने के बाद। उसके बाद क्या? विमर्श। विमर्श में सवाल जवाब, लेकिन हमें फीडबैक मिला कि कई बार बहुत लंबे और बहुत ज्यादा सवाल हो जाते हैं, और मेरे जवाब भी बहुत लंबे हो जाते हैं। तो हमने सोचा है कि बस 5 सवाल लें, 5 से ज्यादा नहीं। सबसे रेलेवेंट सवाल, सवाल आज के मुद्दे पे हो सकते हैं, यानी कि किसान वाले मुद्दे पे, किसान के जो 3 अध्यादेश है उसके बारे में आप अपने सवाल भेज सकते हैं। चाहे तो आप कुछ जनरल सवाल भी भेज सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि 1-2 वो सवाल दें। तो बस 5 सवाल लेंगे विमर्श में, और आखिर में विकल्प। विकल्प यानी कि जाने से पहले हम क्या कर सकते हैं, कुछ हम कर क्या सकते हैं इसके बारे में कुछ गाइडेंस, इसके बारे में कुछ बात रखेंगे। यही होगा आज का कार्यक्रम, और हर बार हम इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। विशेष, विचार, विनोद,
विमर्श और फिर विकल्प। कैसा लगा फॉर्मेट आपको, आप हमें बताइएगा। आज की बातचीत सुन के विशेष तौर पे आप फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा, क्या इसमें सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से कम्युनिकेशन, संवाद करने की जरूरत है और ये कम्युनिकेट करने का ही एक जरिया है। तो आपके पास विशेष से पहले हम विचार से शुरू कर सकते हैं। विशेष, बहुत बढ़िया। विशेष में हमारे पास ऐसा लगता है पुनीत भाई आ गए हैं। जैसा मैंने बताया, पुनीत शर्मा वो कवि हैं जो प्रसिद्ध हुए तुम कौन हो बेकी की कविता से मेरे लिए। वैसे वो खुद प्रसिद्ध उससे नहीं हुए, वैसे इंदौर के रहने वाले हैं, मुंबई में रहते हैं, गीत कहानी कविता लिखते हैं। और अमिताभ बच्चन की जो फिल्म आई है अभी, गुलाबो सिताबो, उसमें भी आपने गीत लिखे हैं पुनीत भाई। मुझे लगा कि ये मनोरंजन का नहीं है कार्यक्रम, जी हम चाहते हैं गंभीर बात जाए। और कई बार जो कविता, गीत जितना गहराई से बात को कह सकता है, उसको लंबे लंबे लेख नहीं कह सकते। लेख लिखते लिखते मुझे एहसास हुआ। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपनी कोई नई कविता हमारे साथियों के साथ शेयर करें। जी। अ, एक कविता है जो मैंने अभी कुछ ही वक्त पहले लिखी थी, वो अ, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जितने हैं उनसे बात करते हुए। तो जैसे आपने जी कहा कि कई दफा जो लंबे लंबे लेख वाली जो बात आपने कही, वो दरअसल यूं होता है कि एक कविता तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे सवालों से, कि जी। अगर मैं कहता तो किस तरह कहता, किस तरह बात कर सकता। तो उनका ही निचोड़ है ये। इसका नाम है मिलॉर्ड एक कंप्लेंट है। इरशाद। मिलॉर्ड एक कंप्लेंट है, थोड़ी इजाजत दीजिए, मेरा निवेदन आपसे मेरी वकालत कीजिए। ये न्याय का जो मंच है, कहते हैं कि सबका है ये, तो शक्तिशाली हैं मगर लगता है बस उनका है ये। सत्ता से जितनी दूर जो, उससे ये उतनी दूर है। ये भेदभावी मामला क्या आपको मंजूर है? ऐसा है जी तो फिर बोलिए, हम आस रखेंगे नहीं। जिसको कोई सुनता नहीं, अरदास रटेंगे नहीं। बस सोचिए, अगर न्याय से विश्वास जन का उठ गया, तो जन करेगा न्याय फिर। तो जन करेगा न्याय फिर, होंगी अदालत बस्तियां। मिलॉर्ड ऐसे न्याय की लानत मलामत कीजिए, मेरा निवेदन आपसे मेरी वकालत कीजिए। हमने पढ़ा था स्कूल में, ये तंत्र खुद का तंत्र है। जो न्याय जी संचारित करे ये वो अजब संयंत्र है। ये रीढ़ न्यायाधीश की भयलोभ से झुकती नहीं, इसको नियंत्रित कर सके सत्ता में वो युक्ति नहीं। जो सत्य की रक्षा करे ये न्याय ऐसा यक्ष है, जैसा है जो वैसा दिखे ये आईना निष्पक्ष है। लगता है पर दर न्याय का खुलता है अब पद देखकर। क्या न्याय घबराता है अब सत्ता की सरहद देखकर? मिलॉर्ड हुक्कामों को ना अपनी अदालत दीजिए, मेरा निवेदन आपसे मेरी वकालत कीजिए। कानून की देवी को गांधारी बनाया जाए ना, दोनों में जितने फर्क हैं उनको मिटाया जाए ना। जब वो मिटे थे मोह में, एक हस्तिनापुर मिट गया, धृतराष्ट्र से लिखवाएं क्यों हम एक दौर आतंकित नया। क्यों न्याय को अब तय करे कोई कलेक्टिव कॉन्शियस, क्यों न्याय को अब तय करे कोई कलेक्टिव कॉन्शियस। मिलॉर्ड बस इतना करें सब कुछ लगे ना ऑब्वियस। इस मंच के कुछ लोग थे सत्ता से जो कि जा मिले, चर्चा सड़क पर तेज है अगले को देखो क्या मिले। मिलॉर्ड इन चर्चाओं से अपनी हिफाजत कीजिए, मेरा निवेदन आपसे मेरी वकालत कीजिए। वाह वाह, क्या खूब। ये गांधारी वाला मेटाफर मैंने पहली बार इस संदर्भ में यूज होते हुए सुना है। जी और अगर जस्टिस अरुण मिश्रा के रिटायर होने से पहले सुप्रीम कोर्ट में ये कह दी जाती तो क्या बात हो। आपकी एक और कविता थी धर्मराज वाली, जी धर्मराज मातम गांव। जी। मुझे लगता है वो भी इसी संदर्भ से जुड़ती है। आ, अगर वो भी आप हाँ वो हमारे दर्शकों के लिए पढ़ सके, या और जो भी बड़ा आपसे मुझे मन में। क्योंकि धर्मराज यानी जो भी
जिस भी धर्म का जो अपने आप को ठेकेदार मानता हो, चाहे न्याय के धर्म का हो, चाहे धर्म जो जिस अर्थ में धर्म जानते हैं उसका हो, चाहे सत्ता के धर्म का हो, वो सारे धर्मराज जो एक अपना दंड राजदंड लेके बैठे हैं, वो सिर्फ रो देते हैं जब कुछ भी होता है जनता के साथ, पर कुछ न्याय नहीं करते। तो ये वहां से बात आई थी कि धर्मराज तुम मातम गाओ, भीड़ हमारा न्याय करेगी। तो ये यूं है कि धर्मराज धर्मराज तुम मातम गाओ, भीड़ हमारा न्याय करेगी। शंका की बू सूंघ के दौड़े अंगले अंधे जंगली कुत्तों जैसी, दांत गाड़ के चीर फाड़ के नोच खाएगी डेमोक्रेसी। फिर कौओं का झुंड बनाकर लाश पे काएं काएं करेगी। धर्मराज धर्मराज तुम मातम गाओ, भीड़ हमारा न्याय करेगी। कुंठाओं के नाखूनों को नरम मांस का चस्का भाए, लाल हैं गुस्से से जो माथे किसके खून से प्यास बुझाए। हर दूजे आदम के ऊपर हत्यारे का बीज छुपा है, हर दूजे आदम के भीतर हत्यारे का बीज छुपा है। जहर बुझे धर्मों का पानी रोज उसी को सींच रहा है। बेकारी सस्ते दामों पे खाद उसे सप्लाई करेगी। धर्मराज धर्मराज तुम मातम गाओ, भीड़ हमारा न्याय करेगी। प्रजातंत्र के कार्डबोर्ड पर सांप और सीढ़ी रचा गया है। सीढ़ी का विज्ञापन देकर सांप सभी को पचा गया है। जो प्रयोगशाला के मूषक अकलों से बेरोजगार हैं, बाहुबल का राह दिखाती हिंसा उनका रोजगार है। तानाशाह की प्रबल प्रेरणा मूषक को महकाए करेगी। धर्मराज धर्मराज तुम मातम गाओ, भीड़ हमारा न्याय करेगी। भीड़ थी किसकी, कौन मरा है, इसमें सबकी दिलचस्पी है। सबके अपने हित हैं साधो, सबके हाथ में एक पर्ची है। पर्ची से लीडर का भाषण मार के रट्टा बक देंगे वो। भीड़ उन्हें पकड़ेगी जिस दिन चिंदी चिंधी उधड़ेंगे वो। फिर उनके चिथड़ों पे सत्ता वोटों का व्यवसाय करेगी। धर्मराज धर्मराज तुम मातम गाओ, भीड़ हमारा न्याय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत भाई। मेरे प्रिय कवि रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जी जी और बिल्कुल। आपकी कुछ पंक्तियों में मुझे उसकी झलक मिलती है। अरे और जितना तीखापन बात में आ बहुत सकता है, जो जो छवियां जो दे सकती हैं, वो आज लेख, विश्लेषण, सोशल साइंस, ये सब वो काम नहीं कर पा रहे। पुनीत भाई, आपसे अनुरोध करेंगे कि आप फिर आए हमारे बीच बिल्कुल। कोई नई कविता लेके, और अपने बातों को लोगों से साझा करने के लिए इस संडे सत्संग को आप अपना ही सत्संग माने। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे बीच आए। और अगर धन्यवाद। कुछ और आखिरी बात अपने दर्शकों तक, हमारे सब साथियों तक छोड़ के जाना चाहते हैं, तो आप कुछ कहिए। बस कुल मिला के बातें तो बहुत सारी हैं, पर कुल मिला के बात इतना ही है कि तर्क का साथ ना छोड़ें, तर्क को अपने साथ रखें। जितना तर्क को अपने साथ रहेंगे उतना सच के करीब जाएंगे। फिर चाहे आप धार्मिक हों, अधार्मिक हों, आस्तिक हो, नास्तिक हो, राजनीतिक किसी दल से जुड़े हों या फिर सिर्फ राजनीति से जुड़े हों, तर्क का साथ ना छोड़ें। और मजे की बात है कि तर्क को आज कविता की जरूरत है। ये बात सुन के जो ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो थे वो घबरा जाते, क्योंकि प्लेटो का मानना था कि ये कविता वगैरह जो होती है इंसान को तर्क से दूर लेके जाती हैं। तो वो कहते थे यदि तर्क करना है तो कविता, गीत, संगीत से बहुत दूर रहना चाहिए। लेकिन आज हम जिस वक्त में जी रहे हैं उसमें तर्क को कविता का सहारा चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत भाई। शुक्रिया। अब हम अपने कार्यक्रम के बातचीत के अगले दौर में चलते हैं, जिसे हम कहते हैं विचार। अब तक मैं सिर्फ विचार ही पेश किया करता था, लेकिन अब हमने सोचा है कि हम सिर्फ विचार नहीं देंगे, पूरी बातचीत करेंगे। लेकिन हर बातचीत में, संडे सत्संग के हर अंश में, हम एक बड़े सवाल पर विचार करेंगे। और आज का सवाल है वो 3 अध्यादेश, जिसके बारे में इस वक्त पूरे देश में चर्चा चल रही है। 2:20 हो चुके हैं, संडे का दिन। संडे के दिन पता है क्या हो रहा है?
राज्यसभा इस टाइम बैठी हुई है, राज्यसभा बैठी है और पूरे देश में इसके बारे में चर्चा चल रही है कि राज्यसभा इन बिल को पास करेगी या नहीं करेगी। 20 मिनट पहले जब तक मैंने देखा तब तक राज्यसभा में लगभग ये 3 कानून पास हो चुके थे। ऑपोजिट सारी चर्चा हो चुकी थी। देखिए 3 कानून, उसके इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बारे में चर्चा हो गई, विपक्ष की बात आ गई, विपक्ष की बात को केंद्रीय कृषि मंत्री ने जवाब दे दिया। जवाब देने के बाद जो आखिरी चीज होनी चाहिए यानी कि वोटिंग, वो वोटिंग भी शुरू हो गई। सब कुछ आधे दिन में पूरा। सरकार कहती है किसानों के लिए क्रांतिकारी ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। अब आप सोचिए कि ऐतिहासिक कदम जो है किस संदर्भ में उठाया जा रहा है। आज सुबह से मुझे खबर मिल रही है हरियाणा से, हरियाणा के तमाम साथियों की तरफ से खबर मिल रही है कि हरियाणा के किसान आज सड़कों पे हैं। हरियाणा के तमाम किसान संगठनों ने सड़कें जाम कर दी हैं। चारों तरफ से खबर आ रही है, यहाँ की सड़क भी जाम हो गई है, वहां की सड़क भी जाम हो गई है। वैसे सड़क जाम करना मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसी स्थिति में किसान क्या करे, किस तरीके से देश का ध्यान सरकार की तरफ, देश की तरफ आकृष्ट करे। तो संसद में, राज्यसभा में संडे के दिन विशेष तौर पे खोल के चर्चा हो रही है ताकि इस बिल को पास करवाया जाए। क्रांतिकारी ऐतिहासिक कदम किसानों के लिए उठाया जा रहा है। दिक्कत यह है कि जिसके लिए इतना क्रांतिकारी कदम उठाया जा रहा है वो बर्फी बांटने की बजाय, लड्डू बांटने की बजाय वो सड़क पे है, आंदोलन कर रहा है, कह रहा है मुझे ये नहीं चाहिए। कुछ अजीब बात नहीं लगती? यही मामला है जिसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। किस्सा ये है कि कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के दौरान देश में किसानों को बहुत नुकसान हुआ। किसानों ने कहा कि भाई लॉकडाउन के चलते मंडियां बंद थी, हम अपनी फसल ठीक से बेच नहीं पाए। कई किसानों को अपनी फसल को खेत में ही जोत देना पड़ा क्योंकि मंडी तक ले जाने की व्यवस्था नहीं थी, पूरा देश बंद था। तो किसान को क्या चाहिए था? किसानों ने कहा आप हमें मुआवजा दे दीजिए, हमें जो नुकसान हुआ है, खासतौर पे फल सब्जी वालों को बहुत नुकसान हुआ, आप हमें हर्जाना दे दीजिए, कुछ इसका मुआवजा दे दीजिए। दूसरा, किसानों ने कहा कि भाई डीजल के दाम कम हो गए हैं, आप हमारा डीजल का दाम भी कम कर दीजिए, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम हो गया है, आपने उस पर टैक्स बढ़ा रखा है, आप अपने टैक्स कम कर दोगे तो हमें डीजल सस्ता मिल जाएगा। तीसरा, किसान ने कहा कि बाजार में हमें और कुछ नहीं, हमें दान नहीं चाहिए, हमें दाम चाहिए, ज्यादा नहीं। जो आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है, जो सरकार का रेट है, आप वो रेट हमें दे दीजिए। क्या दिया सरकार ने? सरकार ने बहुत बड़ा एक पैकेज घोषित किया, 21 लाख करोड़ का। किसान को क्या मिला? सरकार ने कहा हमने किसान को किसान सम्मान निधि की किस्त दे दी है, पर भाई वो किस्त तो हमेशा मिल रही थी, पिछले 1.5 साल से मिल रही है, 2018 दिसंबर में अनाउंस हुई थी, उसके बाद से मिल रही है। अगर आप मुझे मेरी तनख्वाह 7 तारीख को दे दें तो ये आपने विशेष क्या काम किया? कोई कंपनी कहे कि हमने आपको तनख्वाह दे दी। किसान को क्या मिला? सच ये है कि किसान को एक पैसा भी, और मैं बिल्कुल सोच समझ के बोल रहा हूं, एक पैसा भी एडिशनल किसान को नहीं मिला। लोन मिले लेकिन किसान के हाथ में एक पैसा भी एडिशनल नहीं मिला। बदले में क्या मिला? निर्मला सीतारमण जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि किसान के लिए हम ऐतिहासिक अध्यादेश लेके आए, ऐसे कानून लेके आए हैं जो कि इतिहास में कभी देखे नहीं। सवाल ये है जी, उस समय मेरा माथा ठनका कि आप किसान के लिए इतने बड़े कानून लेके आ रहे हैं। आप खुद कह रहे हो कि पिछले 70 साल में जैसे कानून नहीं आए वो कानून हम आज लेके आ रहे हैं। तो भाई इसे लॉकडाउन के दौरान लाने की क्या जरूरत है? कोरोना से कोई इसका संबंध था? लॉकडाउन से इन कानूनों का कोई संबंध था? क्या लॉकडाउन के कारण ये कानून लाने से किसान को एक पैसा भी फायदा हुआ? तो फिर अध्यादेश के जरिए क्यों लाए? ऑर्डिनेंस क्यों लाए? ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस वो होता है कि जब पार्लियामेंट का सेशन चल नहीं रहा लेकिन देश को किसी बहुत बड़े कानून की अगर जरूरत है, बहुत इमरजेंसी है,
तो सरकार एक कानून रातों रात बना सकती है, और यह है कि जब पार्लियामेंट मिलेगी तब उस कानून को पास करवा लेना। इमरजेंसी थी इसलिए आपने कर लिया। भाई ये 3 कानून लाने की कौन सी इमरजेंसी थी? इनका लॉकडाउन या कोरोना वायरस से क्या ताल्लुक था? और एक बार जब ले आए, जब पार्लियामेंट मिल गई, तो पार्लियामेंट में ठीक से बहस तो कर लो। पहले दिन तीनों कानून इंट्रोड्यूस हुए, और अब बस 4-5 दिन पार्लियामेंट को होते हुए हुए, एक दिन राज्यसभा लोकसभा में पास हो गए, दूसरे दिन आज राज्यसभा के अंदर ले आए गए। इतनी हड़बड़ी क्या है, इतनी जल्दबाजी क्या है ये करने की? इस चीज को जो आप कहते हो कि 70 साल का सबसे बड़ा कानून आप लेके आ रहे हो, ये वो कानून है जिसका असर किसान पे ही नहीं, उसकी अगली पीढ़ी पे होगा, उससे अगली पीढ़ी पे होगा, पोते नाते पोती सबके ऊपर असर होगा। क्या देश में इस पे बहस नहीं होनी चाहिए? क्या किसान संगठनों से बात नहीं होनी चाहिए? मैं कानूनों पे आऊंगा, तीनों कानून के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले एक सवाल छोटा सा मैं आपके मन में छोड़ना चाहता हूं। आप ही बताइए, अगर इतना बड़ा हिस्टोरिक काम किसानों के लिए हो रहा है, तो किसानों ने मांगा तो होगा, कभी कहा होगा, चलिए अब नहीं कहा, कोरोना में नहीं कहा, पहले क्या किसी किसान संगठन ने इन कानूनों की कभी भी मांग की है? नहीं। चलिए, आपके मन में विचार आ गया, क्या ये कानून बनाने से पहले, ये ऑर्डिनेंस इशू करने से पहले, क्या इस सरकार ने किसी भी एक किसान संगठन से बात की, अपने जेबी संगठनों को छोड़ के? नहीं। मैं खुद केंद्रीय कृषि मंत्री से मिला, मैंने उनसे पूछा कि अच्छा, हम 250 किसानों का संगठन है, मैं नहीं कहता आप मेरे संगठन से बात करें, 250 में से किसी से तो बात कर लो आप, किसी से आपने बात की? नहीं की। चलिए, ऑर्डिनेंस आपने इशू कर दिया, आपको इमरजेंसी लगती थी, उसके बाद 4 महीने हो गए, इस 4 महीने में आपने किसान संगठनों को बुला के उनके साथ कोई कॉन्फ्रेंस की, कोई मीटिंग की? चलिए, आप मीटिंग नहीं कर सकते, जूम मीटिंग की आपने, कोई फेसबुक मीटिंग कर ली, कोई चर्चा तो की? नहीं की। चलिए, आपने राय नहीं की, क्या किसान संगठन इसके साथ है? सारे किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। सरकार कहती है कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं, मैं कहता हूं भाई, अगर कांग्रेस के पास इतनी ताकत होती, अगर कांग्रेस में इतनी हिम्मत होती कि देश भर के किसानों को सड़क पे ले आती, तो कांग्रेस चुनाव हारती। इनका कांग्रेस से कोई मतलब नहीं। पंजाब के जो संगठन इस टाइम सड़क पे खड़े हैं, ये वो संगठन है जो कल तक कांग्रेस के खिलाफ सड़क पे खड़े थे, आज भी अमरिंदर खिलत सिंह के खिलाफ मोर्चा निकालते हैं। ये कांग्रेस का कोई एजेंट नहीं है। कर्नाटका में कर्नाटका राज्य रैयत संघ, कल मैं जा रहा हूं, पूरे कर्नाटका के तमाम किसान संगठन कल विधानसभा के सामने खड़े हो रहे हैं, मैं भी उसके साथ खड़ा होऊंगा प्रदर्शन। ये कौन से कांग्रेस वाले लोग? हरियाणा में जिन लोगों ने विरोध किया, जो आज चारों तरफ सड़क रोक के खड़े हैं, क्या है कांग्रेस वाले लोग? बाकियों को छोड़ दीजिए, कांग्रेस आपका विरोध कर रही है, विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही है, चलिए योगेंद्र यादव विरोध कर रहा है, ये आपके अपने लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? भारतीय किसान संघ, जो कि आरएसएस से एफिलिएटेड किसान ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा है कि इस बिल को इस तरह से जल्दबाजी में पास न कीजिए, इसमें बहुत खतरनाक चीजें हैं, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा क्यों नहीं हो रही? और तो और, अकाली जो कल तक आपकी कुर्सी पे बैठे हुए थे, वो आपको क्यों छोड़ रहे हैं? कुर्सी कोई जल्दी से छोड़ता नहीं, और अकालियों ने कोई खुश होकर नहीं छोड़ी। पंजाब का एक एक किसान खड़ा हो गया, तब जाके उनको छोड़नी पड़ी, डर लगा कि भैया ये तो वोट चले जाएंगे, जिसके वोट के बेसिस पे हम खड़े हैं आज, केंद्र में कुर्सी में बैठे हुए हैं, वो तो हमारी कुर्सी हिलाने को बैठा हुआ है। तो किसान खिलाफ है। अब आप बताइए, जो किसान ने मांगा वो नहीं है, किसान की राय नहीं, किसान से बात नहीं, किसान का समर्थन नहीं, किसान विरोध कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि ना ना, मैं तेरे को ऐसी गिफ्ट देने वाला हूं कि तू रो पीट कुछ भी, तेरे सर पे मार के मैं तेरे को गिफ्ट दूंगा ही दूंगा। ऐसा सुना है आपने? चलिए, हो सकता है किसान को कुछ पता नहीं है, किसान बेवकूफ है, आप तो बहुत भले का काम कर रहे हो, किसान को पता नहीं। क्या फिर आपको किसान को समझाना नहीं चाहिए? कहां हो रहा है? क्या है ये कानून? आप कहेंगे चलिए किसान समझ नहीं रहे होंगे, कानून है क्या? मैं आपको 1 मिनट में बता दूं ये 3 कानून क्या है। 3 कानून है जो कि ऑर्डिनेंस के रूप में अब आए थे, और अब तीनों को एक साथ एक पैकेज के रूप में एक झटके में पास किया जा रहा है।
इन 3 कानून में 2 कानून है जिस पे थोड़ा कम कंट्रोवर्सी है, यानी कि लोगों को लगता है कि इमीडिएटली आज खर्चा, इस पे खतरा कम है। और तीसरा है जिसको लेके खूब घमासान। मैं तीनों के बारे में आपको, पहला कानून ये है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। ये इसको सरकार का, सरकारी नाम है, ये पुराना एक्ट होता है भारत सरकार का, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का। सरकार उसमें अमेंडमेंट कर रही है। साधारण भाषा में कहें तो इसका नाम ये होना चाहिए स्टॉक लिमिट रिमूवल एक्ट। स्टॉकिंग पे जो लिमिट्स हैं उसको हटाने के लिए एक अमेंडमेंट, एक्ट नहीं है ये, एक अमेंडमेंट है जो भारत सरकार कर रही है। उस अमेंडमेंट का, पर मैं बताऊं इसका सही नाम क्या होना चाहिए, मैंने सबके सही नाम ढूंढ के रखे हुए। इसका सही नाम ये होना चाहिए जमाखोरी काला बाजारी अनुमति कानून। कई बार मैं सोचता हूं अगर इन कानूनों को सच्चे नाम देने शुरू कर दिए जाए तो क्या होगा, क्या कोई इनके साथ होगा? तो सही नाम इसका होना चाहिए जमाखोरी काला बाजारी अनुमति कानून। ये कानून है क्या? ये कानून बेसिकली कहता है कि अभी तक देश के अंदर सरकार के पास एक प्रोविजन हुआ करता था कि अगर किसी चीज की ब्लैक मार्केटिंग हो रही हो, किसी चीज के प्राइस अचानक ऊपर नीचे हो रहे हो, तो सरकार के पास पावर थी कि सरकार इंटरवीन करके इसमें कुछ कर सकती थी। सरकार कह सकती थी नहीं आप इतना स्टॉक नहीं रख सकते, स्टॉक अपना खाली करो, ताकि चीज बाजार में आए, बाजार में आए तो जो दाम आपने आर्टिफिशियली बढ़ा के रखा होगा उसे कम। सरकार कहती है पुराने जमाने का कानून था, जबकि हमारे पास खाद्य चीजों की कमी होती थी, अब इसकी जरूरत नहीं बची है। अब हम सीधा का सीधा एक दूसरा कानून इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार का ये कहना है कि अब स्टॉक लिमिट्स की कोई जरूरत नहीं है, और सरकार कहती है कि स्टॉक लिमिट्स रहने से नुकसान ये होगा कि इससे व्यापारी जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता, वो वेयर हाउस बनाने में, कोल्ड स्टोर बनाने के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करता। इसलिए वो कहते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं जिससे कि इसमें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू होगा, सरकार का कहना है। और इससे सरकार कहती है किसान की आमदनी बढ़ेगी। मैं पूछा भाई किसान की आमदनी कैसे बढ़ेगी? ये हुआ तो स्टॉकिस्ट के लिए है, आपने स्टॉकिस्ट के लिए लिमिट हटा दिया, किसान की आमदनी कैसे बढ़ेगी? कुछ अर्थशास्त्री है कहते हैं नहीं साहब, अगर स्टॉकिस्ट के पास लिमिट नहीं रहेगी तो स्टॉकिस्ट किसान का माल तब भी खरीदेगा जब उसको जरूरत नहीं है, और इसलिए किसान को कम दाने देने की बजाय किसान को ज्यादा दाम देगा। मैंने कहा भाई साहब जो मैंने मंडियों को देखा है वो ये कि जब दाम बढ़ते हैं तो मुनाफा व्यापारी की जेब में जाता है, और जब दाम गिरते हैं तो डाका किसान की जेब पे पड़ता है। ये तो भारत का व्यापार है, ये पता नहीं कौन सा नियम आपने बना लिया। दूसरा, अगर स्टॉक पे कोई लिमिट नहीं रहती है और कोई चीज महंगी होती है तो सरकार क्या करेगी? चीजें महंगी होंगी, लोग कहेंगे देखो किसानों ने कितनी चीजों को महंगा कर दिया, क्या इससे गरीब के लिए सरकार कुछ कर पाएगी? वो एक अलग सवाल है, अभी मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है वो ये कि सरकार ने कहा है कि हाँ ठीक है इसमें कुछ कुछ हम अपने हाथ में रखेंगे लिमिट्स, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो एक्सपोर्ट वाले लोग हैं उन पर किसी तरह की कोई लिमिट नहीं रहे। आप समझे? ठीक है भाई एक्सपोर्ट के लिए सरकार कर रही है, नहीं नहीं नहीं, इसमें एक दूसरा खेल है। खेल ये है कि अडानी जी जो कि विलमार के साथ मिलके एग्री बिजनेस के अंदर बहुत बड़े तौर पे आ रहे हैं, इनके पास अफ्रीका में अपनी कंपनियां हैं इनकी जेब में, तो जिस दिन भी चाहे अडानी जी कह सकते हैं कि मेरे पास एक्सपोर्ट का ऑर्डर पड़ा हुआ है, एक दूसरी कंपनी ने दिया है, वो कंपनी कौन है? वो कंपनी उनके घर की कंपनी है। तो ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड खेल है। इसका मतलब है कि देश में किसी भी स्टॉकिस्ट पे कोई सीमा होगी लेकिन अडानी जी पर कोई सीमा नहीं। मतलब क्या होगा कि बड़े बड़े बिजनेस वाले बाजार में खेलेंगे। खेल क्या होता है? जब किसान अपनी फसल लेके आता है उस वक्त इंपोर्ट करके स्टॉक बढ़ा लिया जाता है। यही इस वक्त खेल हो रहा है देश के अंदर। इंपोर्ट करके स्टॉक खड़ा हो जाता है और दाम गिर जाते हैं, और जैसे ही किसान की फसल खाली हो गई उसके बाद स्टॉकिस्ट लोग मार्केट में रिलीज करना शुरू करते हैं और दाम बढ़ाते। तो ये प्राइसेस को बढ़ाने घटाने का मार्केट मैनिपुलेशन का जो खेल, वो खेल अब असीमित खेल हो जाएगा। इसके चलते
और खास तौर पे अडानी जी की कंपनियों को इससे विशेष मुनाफा हो। होना क्या चाहिए था? आप पूछेंगे, चलिए आप आलोचना करते हैं, विकल्प क्या है? विकल्प बड़ा सीधा है, सरकार को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, देश में वेयर हाउस कम है, गोदाम कम है, कोल्ड स्टोरेज कम है, मगर इसके लिए प्राइवेट कंपनियां क्यों करे? सरकार क्यों नहीं इन्वेस्ट करती? बार बार हमें बताया जाता है कृषि में सरकार भारी निवेश करने वाली है, करो ना। वो करने की बजाय ये क्यों कर रहे हो? और इससे किसान को क्या फायदा होगा? किसान की बार्गेनिंग पावर तो कम होगी ना पहले से। तो पहला तो ये एक्ट है, ये पास हो चुका है और आज शायद राज्यसभा में भी पास हो जाए। दूसरा कानून जो सरकार ला रही है, उसको सरकार कहती है, सरकार की अपनी भाषा में इतने लंबे लंबे नाम है, मुझे भी पढ़ते हुए दिक्कत होती है। नाम है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। पढ़ के जुबान टेढ़ी हो जाती है। बड़ी साधारण भाषा में कहूं, सरकार के लोग खुद इससे स्वीकार करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, यानी कि किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की परमिशन दी जा रही है। कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसानों को पहले भी ये परमिशन थी, कंपनियों को परमिशन दी जा रही है कि वो किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते। 5 साल तक के कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया जा सकता है, उसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या होगा, ये सब चीजें इसमें बताई गई। इसका नाम पता है क्या होना चाहिए? ये मैं बता दूं, मेरे विचार से इसका नाम होना चाहिए था बंधुआ किसान कानून। क्योंकि अगर ये कानून लागू हो जाते हैं जिस तरह से होंगे, तो किसान तो बंधुआ हो जाएगा, बंधुआ मजदूर जैसी किसान की स्थिति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट दो बराबर की पार्टीज के अंदर होते हैं। जहां एक पार्टी के पास दिल्ली से लेकर लंदन तक वकील करने की क्षमता है और दूसरा किसी वकील के दरवाजे पे नहीं फटक सकता, डरता है, बैंक मैनेजर को माई बाप करके हाथ जोड़ के बात करता है, ये दोनों बराबरी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? ये जो सारा सिस्टम है, हालांकि इसके अंदर इमीडिएटली कुछ होने वाला नहीं है और इसलिए मैं इस पर बहुत लंबी चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन दो अनइवन पार्टीज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करना जो है, वो कैसे न्याय संगत हो सकता है? और अगर दोनों में डिस्प्यूट होगा तो क्या होगा? ये कानून कहता है कि अगर दोनों में डिस्प्यूट हो गया तो पहले एसडीएम के पास मामला जाएगा, उसके बाद डीएम यानी कि कलेक्टर के पास जाएगा और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास रेजोल्यूशन के लिए। कोई गांव में रहा हो, देखा हो, तो आपको पता होगा एसडीएम तक पहुंचना एक साधारण किसान के लिए असंभव चीज होती है। वो थानेदार तक नहीं पहुंच पाता, कहता है भाई साहब मेरे साथ चलो, जरा थाने में जाना है, थानेदार बाबू से बात करनी है, इंस्पेक्टर साहब ने ये कह दिया है, थानेदार ने कह दिया, एसएचओ साहब ने कह दिया। वो एसडीएम के पास जाएगा, कैसे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो? जैसे मैंने कहा, ये कानून फिर किसानों के लिए नहीं बना, कानून बना है कंपनियों के लिए। और अभी तक भारत में जहां जहां कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट का अनुभव रहा है, वो बहुत बुरा रहा। पेप्सी ने टमाटर के किसानों के साथ किया था, गुजरात के अंदर आलू के किसानों के साथ हुआ है, और कंपनियों ने किसानों पे करोड़ों रुपए के दावे ठोक दिए कि आपने हमारे कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया, आप पे 2 करोड़ का मुकदमा। किसान बेचारे को पता ही नहीं क्यों अंगूठा लगा के कह चुका है कि हाँ मैं तो फला चीज की कमिटमेंट करता हूँ, फला चीज की कमिटमेंट करता हूँ। ये होने की संभावना है, ये होने का डर। ये दूसरा कानून, जैसे मैंने कहा, असली बवाल जो है इन दो कानूनों के बारे में नहीं, असली बवाल हुआ है तीसरे कानून के बारे में। और वो तीसरा कानून है एपीएमसी के बारे में। ये एपीएमसी और एमएसपी शब्द बार बार आएंगे और हमें से कई साथियों को पता नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। ये एपीएमसी होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कोऑपरेटिव, यानी कि किसान अपनी फसल जो बेचता है अनाज मंडी, लेकिन वो अनाज मंडी सिर्फ मंडी नहीं है, वो पूरी व्यवस्था है जिसके अधिकारी हैं, जिसके पूरी एक इलेक्टेड बॉडी होती है, जहां किसान अपनी फसल को बेचने आता है, अनाज को, कई जगह पे फलों को भी बेचने आता है। ये एपीएमसी कहलाता है। और ये एमएसपी क्या है? ये एमएसपी एक प्राइस है जो कि सरकार डिक्लेयर करती है, सबके लिए नहीं, फिलहाल 23 फसलों के लिए डिक्लेयर कर रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो सरकार अपनी तरफ से किसान को कहती है कि भाई कम से कम इतना दाम तो आपको मिलना चाहिए, जैसे मार्केट के अंदर होता है ना एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि आप इससे ज्यादा पे बेच नहीं सकते। किसान के लिए है, इससे कम में आपकी फसल खरीदी नहीं जानी चाहिए। अब इसका खेल,
ये जो तीसरा एक्ट है जिसे सरकार कह रही है, उम्मीद आप देख पा रहे होंगे, सरकार कहती है, इस तीसरे कानून के लिए सरकार का शब्द है, फिर बहुत लंबा सा है, पढ़ना पड़ेगा मुझे। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। साधारण तरीके से कहें तो एपीएमसी बाईपास एक्ट, एपीएमसी को बाईपास करने के लिए एक्ट बना है। उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे। ये एपीएमसी को बाईपास करने के लिए एक्ट बना है, जिसमें सरकार कह रही है कि एपीएमसी के बाहर भी खरीद फरोख्त। मेरे विचार से इसका क्या नाम होना चाहिए? मैं इसका बड़ा साधारण नाम देता हूं, ये है मंडी तोड़ो एमएसपी छोड़ो कानून। बताइए, अगर ये कानून को नाम दे दिया जाए तो कोई देखेगा इस कानून? कानून कहता क्या है? ये कानून कहता है, सरकार इसके पक्ष में कहती है कि भाई जो आजकल एपीएमसी है इसके अंदर बड़ी गड़बड़ी चल रही है, इसमें पॉलिटिक्स चल रही है, किसान का शोषण भी होता है, इसके अंदर भ्रष्टाचार भी होता है, ये सारी बातें सही। तो सरकार कहती है इसलिए हम एपीएमसी के बराबर, एपीएमसी के पैरेलल प्राइवेट ट्रेडिंग जोन क्रिएट करेंगे, यानी कि प्राइवेट मंडी भी बनाई जा सकेगी। इससे कंपटीशन बढ़ेगा, इससे एपीएमसी भी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि कंपटीशन होगा तो उन्हें भी कुछ करना पड़ेगा, और इससे फायदा ये होगा कि किसान को बेहतर दाम मिल सकेगा। सुनने में कितनी सुंदर बात लगती है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जहां किसान को एक तरफा, किसान जिस मंडी के अंदर बेचता है एपीएमसी, एपीएमसी में टैक्स लगता है, एपीएमसी में फीस लगती है, और बाहर प्राइवेट मंडी में ना टैक्स लगेगा ना फीस लगेगी। अब आप सोचो क्या होगा? कोई अपनी फसल एपीएमसी में क्यों बेचने जाएगा भाई? अंदर व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन होगा, बाहर व्यापारी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अंदर व्यापारी को अपनी हर खरीद फरोख्त को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बाहर रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा। तो फर्क ये नहीं है कि किसान को पहले एक आजादी थी और अब तो आजाद नहीं थी और अब आजादी मिल गई है। फर्क ये है कि पहले की व्यवस्था रेगुलेटेड मंडी, उसकी जगह अब अनरेगुलेटेड मंडी की जा रही है। फर्क दोनों में ही। सरकार कहती है, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, लाल किले से कहते हैं कि भाई हमने किसान को आजादी दी, ऐसी आजादी जो किसान के पास आज तक उपलब्ध नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, और मैंने बार बार बीजेपी के प्रवक्ताओं से, सरकार के प्रतिनिधियों से, अफसरों से पूछा है कि भाई आप मेरे को एक कानून दिखा दो, इस देश का कोई कानून दिखा दो जो कहता हो कि किसान अपनी फसल चाहे तो मंडी के बाहर नहीं बेच सकता। बिल्कुल बेच सकता है। तो कौन सी आजादी आप दे रहे हो? ये आजादी तो है। अगर आज मैं अपनी फसल जाके कलकत्ता बेचना चाहूं, मुझे आजादी है। आजादी किसे नहीं थी? व्यापारी को नहीं थी, आड़ती को नहीं थी, ट्रेडर को नहीं थी, बिजनेस को नहीं थी। उनको आजादी दी, आजादी नहीं, उनको छुट्टा छोड़ दिया गया। इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि एपीएमसी बैठ जाए। क्यों बैठ जाएंगी? मैंने आपको समझा दिया कि अगर किसान के पास ये विकल्प है, अगर किसान को लगता है कि भाई मंडी के अंदर बेचूंगा तो मुझे 4.5-5-6% टैक्स लग जाएगा, वही आड़तिया मंडी के बाहर बैठ जाएगा, अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेके कहेगा तू मेरे को यहाँ पे बेच दे, तेरे को एक पैसा टैक्स नहीं लगेगा। तो किसान वहां बेच देगा। किसान को क्या पता, इससे एपीएमसी बैठ जाएगी। 1 साल 2 साल, पहले साल ये भी हो सकता है किसान को लगे कि भाई फायदा हो गया, देखो मेरे को तो इससे। लेकिन 1 साल 2 साल के बाद क्या होगा? एपीएमसी बैठ जाएगी। सरकार कह रही है कि हम तो एपीएमसी को तोड़ नहीं रहे हैं। मैं कहता हूं भाई, चीजों को ऐसे ही तो तोड़ा जाता है। सरकारी स्कूल को जब खत्म करना होता है तो क्या किया जाता है? प्राइवेट स्कूल बन जाता है। सरकार कहती है नहीं नहीं, आप दोनों में से जिसमें मर्जी चाहे चले जाइए। बस सरकारी स्कूल के अंदर टीचर आना बंद हो जाता है, पढ़ाई नहीं होती है, तो लोग प्राइवेट स्कूल के अंदर डाल देते हैं। पोस्टल डिपार्टमेंट पहले सारी पोस्ट किया करता था, फिर कहा नहीं नहीं कुरियर भी खोल देते हैं, और आज कोई नहीं जाता पोस्टल डिपार्टमेंट, सारा काम कुरियर से होना शुरू हो गया। इसी तरह से सरकारी व्यवस्था को खत्म किया जाता है। किसानों को डर है एपीएमसी खत्म, और अगर एपीएमसी खत्म होती है तो एमएसपी की व्यवस्था खत्म। छोटे मुहावरे में मैं समझाऊं तो ये है कि ये जो एपीएमसी है ये एक तरह की छत है किसान के सर के। ये छत कच्ची है, इसमें छेद हैं, टूटी भी हुई है,
किसान परेशान भी हो जाता है इससे। किसान क्या चाहता था कि इस छत में मरम्मत की जाए, इसके छेद को ठीक किया जाए। अब बीजेपी सरकार आके क्या कह रही है, मोदी जी क्या कह रहे हैं कि भाई तेरी छत बहुत खराब है, बड़ा नुकसान होता है, देखो इसमें से तो पानी आता है, हम ऐसा करते हैं आपको आजाद कर देते हैं, हम छत ही हटा देते हैं। किसान क्या कहेगा, ये छत नहीं हटानी थी, मुझे इस छत की जगह पक्की छत चाहिए, छत हटानी नहीं चाहिए थी। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी 2003 में, तो उन्होंने एक मॉडल एपीएमसी एक्ट बनाया था देश भर की राज्य सरकारों के लिए, कि आप आके राज्य सरकारों को कहा था कि आप अपने एपीएमसी एक्ट में सुधार कीजिए ताकि एपीएमसी में जो प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाए। खुद बीजेपी की किसी राज्य सरकार ने उसे पारित नहीं किया। तो भाई ये छत हटाने की बजाय आप अपनी राज्य सरकारों को कहिए ना कि वो छत को इंप्रूव करें, छत में मदद करें। वो नहीं कर रहे हैं। इसलिए किसान को डर है कि उसकी एमएसपी और प्रोक्योरमेंट खत्म होने वाला। बीजेपी वाले कहते हैं भाई आपको क्यों डर है, हमने तो एक्ट में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि एमएसपी खत्म होगी, हमने तो कहीं भी लिखा हुआ कि प्रोक्योरमेंट खत्म हो जाएगा। किसान कहता है जब एपीएमसी नहीं बचेगी तो मैं कहां से एमएसपी लूंगा, मेरा प्रोक्योरमेंट कहां पे होगा। और किसान कहता है कि ये आज का खेल नहीं है, ये खेल आप 6 साल से खेल रहे हो। 2014 में जब बीजेपी आई थी तो उन्होंने शांता कुमार कमेटी बनाई, जिसने साफ साफ कहा कि ये किसानों की फसल खरीदना खासतौर पर हरियाणा पंजाब में जरूरत से ज्यादा खरीदी जा रही है, इसको खत्म करो। एफसीआई को फसल खरीदना गोदाम में रखने का धंधा बंद कर देना चाहिए। बीजेपी सरकार ने कहा कि राज्य सरकारें बोनस नहीं दे सकती, और अभी पिछले साल सरकार ने कहा है कि हरियाणा पर पंजाब में जितनी ज्यादा धान की खरीद होती है इस खरीद को कम करना चाहिए। इसलिए डरा हुआ, तो दिमाग नहीं खराब हुआ किसान का, किसान इसलिए डरा हुआ। और इसलिए किसान कहता है, बड़ी साधारण बात कहता है कि आप ऐसा क्यों नहीं करते। अगर आपकी नीयत ठीक है, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बात कहते हैं सच है, हमारे देश के जो कृषि मंत्री हैं जो आश्वासन दे रहे हैं सच है, तो आप कानून में लिख दो ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में लिख दो कि कंपनी किसान से जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो एमएसपी से नीचे की कीमत पे नहीं हो सकता। और आप इस एपीएमसी बाईपास एक्ट में लिख दो कि एपीएमसी के बाहर व्यापार हो सकता है, लेकिन वो एमएसपी से नीचे के दाम पे नहीं हो सकता। अगर एमएसपी के नीचे के दाम पे होगा तो वो स्वीकार्य नहीं। ये दोनों बात आप कह दो तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो नहीं माने, सरकार और कुछ भी कहेगी, ये मानने को तैयार बिल्कुल नहीं है सरकार, और इससे कलई हुई। किसान यही कहते हैं। और मैं पूछता हूं सरकार से, बड़ी साधारण सी बात, आप एमएसपी को कानूनी दर्जा क्यों नहीं देते। आप कहते हो एमएसपी को कोई असर नहीं होगा, कल को अगर हो गया असर तो क्या मैं कचहरी में मंडी के अंदर प्रधानमंत्री का वीडियो लेके जाऊंगा, क्या मैं कृषि राज्य मंत्री देश के कृषि मंत्री के आश्वासन लेके जाऊंगा, उनका ट्विटर अकाउंट लेके जाऊंगा, क्यों कोई सुनेगा मेरी बात। आप कानून में लिख दो, एमएसपी को कानूनी दर्जा क्यों नहीं देते। आप प्राइवेट मंडी बनाना चाहते हो, सरकारी और प्राइवेट मंडी दोनों में एक जैसे नियम लागू क्यों नहीं कर देते, दोनों में एक जैसा टैक्स लगे, दोनों में एक जैसा रेगुलेशन हो, फिर कंपटीशन हो, बहुत अच्छी बात। आप कहते हो किसान को मुक्त कर दिया, मुझे बताइए आज तक किसान पे कौन सी पाबंदी थी जिससे आपने मुक्त कर दिया। आप कहते हो किसान को एक्सपोर्ट करने के लिए फ्री कर दिया, मुझे इन तीनों कानूनों में एक शब्द दिखा दीजिए जहां आपने एक्सपोर्ट की कोई भी कंडीशन हटाई हो। और 5 दिन पहले जब प्याज के दाम लासेगांव मंडी में महाराष्ट्र में बढ़ गए तो केंद्र सरकार ने तुरंत पंजाब प्याज के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया। तो पहले के काम में और आज में क्या फर्क हुआ। इसलिए आज किसान व्यक्त, मुझे पता तो नहीं, लेकिन संभव है कि अब तक 2:30 बज चुके हैं, अब तक राज्यसभा ने पास कर दिया। 20 सितंबर का ये दिन भारत के किसानों के इतिहास में एक काले दिन के रूप में, क्योंकि ये वो दिन है जब भारत की खेती में कंपनी राज की शुरुआत हुई। इन तीनों कानूनों को अब आप अलग अलग करके मत देखो, ये तीनों कानून एक साथ जोड़ के देखो। अंबानी जी, अडानी जी,
पेट्रोल का काम कर चुके, जहाजों का काम कर चुके, हवाई जहाज का काम कर चुके, अब वो कृषि में आना चाहते हैं। और अब अंबानी जी और अडानी जी खेती में आएंगे तो 5-10 एकड़ की खेती थोड़ी करेंगे। उनको 5,000 एकड़ चाहिए, 50,000 एकड़ चाहिए, उनको लाखों टन वाला वेयर हाउस चाहिए। ये जो 3 कानून है, ये उनके रास्ते से अड़चन हटाए, ताकि भारत की खेती भी जैसे अमेरिका इंग्लैंड में होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां खेती करती हैं। कंपनी 5,000 एकड़ में, 10,000 एकड़ में, 20,000 हेक्टेयर के अंदर, 50,000 हेक्टेयर में खेती करती है। ये उसकी शुरुआत। आप हो सकता है पूछ लें कि भाई बुरा क्या है, वहां तो इतनी अच्छी खेती हो रही है, वहां तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। फर्क ये कि वहां की पॉपुलेशन का सिर्फ 5% एग्रीकल्चर में लगा और हमारी पॉपुलेशन का डायरेक्टली 45%, इनडायरेक्टली देखें तो 60% एग्रीकल्चर में लगा। इन लोगों का क्या होगा जब अडानी अंबानी आके 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का कॉन्ट्रैक्ट खेती पे लेंगे, फिर उसके बाद उसके बड़े बड़े स्टॉक करेंगे और उसको अपनी मंडी के अंदर बिकवाएंगे, वहां से उठाएंगे, तो ऐसे में वो छोटा किसान कहाँ जाएगा? भारत का किसान कहाँ जाएगा? तो याद रखिएगा मेरे शब्द, ये भारत की खेती किसानी में कंपनी राज की शुरुआत। इसलिए किसान परेशान है, इसलिए किसान खड़ा है, इसलिए 20 सितंबर के दिन को भारत का किसान एक काले दिवस के रूप में माना। ये बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा था विचार के बीच में, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, हम केवल विचार तक सीमित नहीं, बात गहरी हो गई, ज्यादा गंभीर हो गई, इसलिए कुछ विनोद। और विनोद के लिए प्रणाम वालेकुम से अच्छी क्या चीज हो सकती है? आपने देखा है प्रणाम वालेकुम? प्रणाम वालेकुम एक कार्यक्रम है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे भी इसका हिस्सा चलता है। यूट्यूब पे हमारे सहयोगी साथी राजीव ध्यानी एक विशेष व्यंग का सीरीज चलाते हैं, उसका नाम है प्रणाम वालेकुम। और प्रणाम वालेकुम इस सीरीज के अंदर वो किसी चचा से बात करते हुए नजर आते। मैं चाहता हूं आप उनकी बात सुने और उसके बाद हम राजीव ध्यानी भाई से बात भी करें। मेरी बात अगर आ रही हो तो मुझे बता दीजिएगा, अगर मुझे किसी दूसरे विषय पे जाना हो तो भी मुझे बता दीजिएगा। राजीव ध्यानी भाई से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रणाम वालेकुम का एक अध्याय, उसकी एक झलकी हम देखते हैं। चाचा प्रणाम वालेकुम। हमारे सहयोगी जो देख रहे हो मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूं कि क्या वो प्रणाम वालेकुम वाला रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है? चाचा प्रणाम वालेकुम। राजीव ध्यानी। खबर अब इनके रहते क्या खबर आएगी? बुरी खबर है, अमा जीडीपी बहुत नीचे गिर गई है। अरे बीजेपी नहीं यार, बीजेपी अब कितना गिरेगी? जीडीपी, हाँ जीडीपी देश की इकोनॉमी को यानी देश के माली हालात को नापने का पैमाना है। नहीं मीडिया के बराबर तो नहीं गिरी, फिर भी 24% तो गिरी गई ना। अरे खास बात इसलिए है चचा कि जिस जीडीपी के 1% बढ़ने पर प्रधान जी और उनकी पूरी कीर्तन मंडली ढोल पीटने लगती थी, वही जीडीपी अब -24% पे आ गई है। क्या कह रहे हैं? टारगेट गप्पन का है? कौन गप्पन? अच्छा 56, टारगेट 56 का है। वैसे चाचा अगर गप्पन की चले तो जीडीपी -56 पे भी चली जाएगी। नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर जान लो कि जितने समय में जीडीपी 24% गिरी, उतने समय में अंबानी सेठ की संपत्ति 30% बढ़ गई है। वो क्या कहते हैं, कौन है तो क्या है? अरे हाँ, गप्पन है तो 56 है। क्या कह रहे हैं? निर्मला जी, फाइनेंस मिनिस्टर। अरे छोड़िए उनको, लोग तो कह रहे हैं कि जिज्जी को वित्त मंत्री इसलिए बनाया है ताकि जेएनयू वालों को नीचा दिखा सकें। अच्छा वो सब छोड़िए, ये बताइए देसी कुत्ता पाला कि नहीं? मतलब क्या है? अरे साहब ने अभी धन की बात नहीं यार, धन की बात तो अंबानी से करते हैं। साहब ने मन की बात में कहा कि देसी कुत्ते पालो। क्या कह रहे हैं? अपने खाने को नहीं कुत्ते को कैसे खिलाएं? अमा यार तुमसे बात करना ही बेकार है, हर समय नेगेटिव बात करते हो। अब एक खाने को तो सरकार के पास भी नहीं है, लेकिन सरकारी कंपनी बेच बेच के सरकार अपना जुगाड़ कर रही है कि नहीं कर रही है?
अरे नहीं, मन से नहीं बता रहे हैं। सरकार ने खुद कहा है कि हम सरकारी संपत्तियों को और सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को बेच के पैसा जुटाएंगे। हाँ, अभी खबर आई है कि LIC में सरकार अपना 1/4 यानी 25% हिस्सा बेचने जा रही है। अरे वही तो कह रहे हैं चाचा कि अगर रोका नहीं गया तो बेचन प्रसाद काका सब बेच के गुड़पट्टी खा जाएंगे। इसी बात पे वैसे हम कुछ लिखे हैं, सुनाएं? आज अवधि में सुनाई थे, सुनी हो तो सुनो। कविता के शीर्षक है बेचू बेच दिहिन घर बार। समझो, बेचू बेच दिहिन घर बार। खेत बगीचा और अमरैया, बिजली ट्रैक्टर ताल तलैया, अनधन के भंडार समूचे, दूध दही को भैंसी गैया, एक कपूत निकरिगा बेचू खाली भये कुठार। एक कपूत निकरिगा बेचू खाली भये कुठार, बेचू बेच दिहिन घर बार। सुन रहे हो ना? घर मां नाही खाए को आटा, बेचू सब यारन मह बाटा। घर मां नाही खाए को आटा, बेचू सब यारन मह बाटा। खेत बेच के चक्की डारिस, वही मां खावा भारी घाटा। नकद जमा सब खाए लिहिस जब, तब चढ़ी गवा उधार। नकद जमा जब खाए लिहिस तब चढ़ी गवा उधार, बेचू बेच दिहिन घर बार। आंगन बेचा देहली बेची, पुरखन केरी हवेली बेची। रोटी के जब लाले पड़ गए, लुटिया और पतीली बेची। बप्पा केरी पगड़ी बिक गई, महतारी केरा हार। बप्पा केरी पगड़ी बिक गई, महतारी केरा हार। बेचू बेच दिहिन घर बार। बेचू बेच दिहिन घर बार। बेचू नहीं जानते? कमाल है यार। अरे पूरे देश में नहीं, पूरे देश को बेच रहा है। अखिल भारतीय विक्रेता है। हाँ, जहां जाता है वहीं का नाम, वहीं का रूप धारण कर लेता है। हाँ, जैसे पंजाब में जाएगा तो बेचेंदर, बंगाल में बेचेंद्रो, आंध्र में बेचैया, कर्नाटक में बेचप्पा, दार्जिलिंग में बेच बहादुर। हाँ, और मणिपुर में राजकुमार बेचेंद्र जीत सिंह। बिहार तो पूछिए मत, ऑफिशियल नाम होगा कुंवर बेचन प्रसाद चंद्र नारायण सिंह। सम्मान में कहेंगे बेचू बाबू, और अपमान करना हो तो बेचुआ। समझ गए ना? अच्छा छोड़ो, और कुछ बात करते हैं। क्या कह रहे हैं? देश के युवाओं ने साहिब को नालायक कर दिया है। नालायक? अबे आदमी हो के चैनल वाले हो, साहिब को नहीं उनके वीडियो को किया है, और उसे नालायक नहीं डिसलाइक कहते हैं, नादान आदमी। हाँ, युवाओं ने मोदी जी का मन की बात वाला वीडियो डिसलाइक कर दिया है। हाँ, और अब भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि हम बाकी किसी को डिसलाइक भले ही करें, लेकिन राजीव ध्यानी जिनको हम लाइक करेंगे वो हमारे बीच है। राजीव भाई, आप इतने लोगों के, या जो आपकी सीरीज है ये इतने लोगों में प्रिय है, मुझे बहुत लोग पूछते हैं भाई एक बार उन राजीव ध्यानी से बात करवा दीजिए लखनऊ वाले से। ये विचार कहाँ से आया? प्रणाम वालेकुम। मुझे आपकी आवाज नहीं सुन रही है, लेकिन आप आवाज आ रही है साफ? नहीं, ठीक, अभी शायद आवाज है। हाँ, अब आ रही है जी। हाँ जी। सर प्रणाम वालेकुम आता है हमारी साझी संस्कृति से। इसमें प्रणाम है, इसमें अस्सलाम वालेकुम है, और दोनों को जोड़ करके प्रणाम वालेकुम। पढ़ाई के दिनों में, मेरा विचार नहीं है, पढ़ाई के दिनों में कहीं यूनिवर्सिटी में दोस्तों से सुना, और हम लोग आपस में इसका ऐसे संबोधित किया करते थे एक दूसरे को, तो ये वहां से आया है, लेकिन कुल मिलाकर हमारी साझी संस्कृति से है। और जो प्रणाम वालेकुम के जो वीडियोस हैं वो बेसिकली इस दौरे हाजरा से हैं। ये जो दौर चल रहा है जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें लोगों के मन में तमाम भय है, आशंकाएं हैं, कुंठाएं हैं, गुस्सा है, उत्तेजना है, और इस गुस्से को, इस नाराजगी को व्यक्त करने का एक तरीका ये वीडियोस हैं। तो एक तो वीडियोस ये काम करते हैं, उसके अलावा और ये व्यक्तिगत स्तर पर भी है। जब शुरुआत में मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया तो मजे मजे में कर दिया, लेकिन उसके बाद जैसे लोगों के रेस्पॉन्सेज आने शुरू हुए, बहुत भावुकतापूर्ण रेस्पॉन्सेज आए। मैं आपको बताऊं, कल हरियाणा से, आपका तो उससे अच्छा परिचय होगा, हरियाणा से
एमपी हैं, इस समय शायद राज्यसभा में हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी, कल उनका फोन आया। और एक उनके विधायक हैं नीरज शर्मा जी, हरियाणा के ही, वो दोनों कोरोना से पीड़ित हैं और इस समय कहीं उनकी कुछ आपस में बातचीत हुई होगी, हॉस्पिटल में थे। उन्होंने कहा कि अरे आप जानते हैं, तो संयोगवश नीरज शर्मा जी के पास मेरा नंबर था और दीपेंद्र हुड्डा जी ने फोन करके कहा कि भाई किसानों, हमें आपके वीडियोस बड़े पसंद आते हैं, किसानों का इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, उसके ऊपर वीडियोस क्यों नहीं बनाते। तो ये सांसद से लेकर कई बार बिल्कुल एकदम साधारण किसान, एक युवा, एक छात्र, वो रिस्पॉन्स भेजते हैं, फोन करते हैं कहीं से ढूंढ करके। तो लगता है कि नहीं, ये फिर सिर्फ मेरे मजे के लिए नहीं है या सिर्फ मेरा नाम आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, ये मेरे बड़े समाजी सियासी फराइज का एक हिस्सा है, मेरी जो सोशल पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसका एक हिस्सा है। और मैं इसको सटायर नहीं कहता सिर्फ, मैं इसको पॉलिटिकल सटायर कहता हूं, क्योंकि हम लोग एक राजनीतिक व्यवस्था से संघर्ष कर रहे हैं और हमारी तमाम सारी जो दुख है और परेशानियां हैं इस समय, उसके सामाजिक कारणों से ज्यादा राजनीतिक कारण है मौजूदा दौर में। तो ये इसका मकसद है। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात कह पाया होगा। मेरे दूसरे प्रश्न का भी उत्तर दे दिया। मैं यही कह रहा था कि आपने व्यंग की विधा की, क्योंकि इस समय लोग लिख रहे हैं, लेख, भाषण, ये सब हो रहे हैं, लेकिन आपने व्यंग चुना। मैं आपको, आपके खुद आपकी सोच रहती है, राजनीति के बारे में सोच रहती है, और इस सब के बीच में आपने जो प्रेफर्ड फॉर्म है वो व्यंग चुना। उसके बारे में यदि दो शब्द कहना चाहें। सर, व्यंग्य बहुत आसानी से लोगों के मन तक पहुंचता है। मैंने कोशिश भी की कि इसमें बहुत बौद्धिक दार्शनिक आधार न लेकर के बिल्कुल आम लोगों की भाषा में, आम लोगों के आसपास के उदाहरणों को जुटाएं और उनके जरिए उनसे बात करें। इसमें मेरा एक चरित्र भी है जो मेरा सहयोगी है इस वीडियो में, वो हमारे चचा हैं। एक अदृश्य चरित्र है जो कहीं दिखता नहीं है, लेकिन वो लोग उससे रिलेट करते हैं, हमारे आसपास के बीच का है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि बीच में मैंने चचा को छोड़ करके एक दूसरा फॉर्मेट अपनाने की सोची। मैंने समाचार का एक फॉर्मेट लिया जिसमें मैं व्यंग्यात्मक तरीके से उस हफ्ते के या कुछ दिनों के, बीते कुछ दिनों के समाचारों को प्रस्तुत करूं। और लोगों ने मुझे घेर लिया लिटरली, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने फोन करके, मेरे दोस्तों ने आकर के बोला कि भाई नहीं, चचा हमें चाहिए, चचा की बहुत जरूरत है। तो ये चचा है मुझसे ज्यादा जिनके साथ में लोग रिलेट करते हैं। आप भले ही छोड़ना चाहें, चचा आपको छोड़ने वाले नहीं है। जी, चचा जी मुझे छोड़ने वाले नहीं है। और मैं, हाँ। जी हाँ, और काफी हद तक जो आर के लक्ष्मण के एक आम आदमी थे, मुझे वैसा ही चचा में कुछ दिखाई देता है। वैसे ही सरोकार हैं, वैसी चिंताएं हैं, बड़े सीधे से हैं, और इसलिए कई बार बड़ी हरकतें भी इस तरह की करते हैं कि उनको डांट के चुप कराना पड़ता है। लेकिन बहुत प्यारा चरित्र है, और ये वैसा ही चरित्र है जैसे हमारे देश के लोगों का चरित्र है। चलिए, मैं अपने साथियों को जो सब देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि राजीव ध्यानी भाई हमारे साथ इस संडे सत्संग में नियमित रूप से बने रहेंगे। कभी चचा के साथ आएंगे, कभी इस देश की विरासत के साथ आएंगे, क्योंकि राजनीति सिर्फ आंदोलन, संघर्ष, जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं है। राजनीति तमाम तरीकों से अभिव्यक्त होती है, और इस संडे सत्संग में हम राजनीति को, समाज को अपने अलग अलग रूप में देखेंगे। राजीव ध्यानी भाई हमारे साथ नियमित रूप से बने रहेंगे। उनकी तरफ से मैं ऑफिशियली ये घोषणा कर रहा हूँ। वैसे आप जो नेताओं का नाम ले रहे थे, मैं आपको वही टोकने वाला था कि भाई ज्यादा नाम न लो, नहीं तो आपके ऊपर लोग लगा देंगे। जिस भी पार्टी के नेताजी होंगे आपको उनका दलाल बता दिया जाएगा। खैर, ये देश की राजनीति है। अगली बात, विमर्श, यानी कि आपके सवालों का जवाब। आज उसको छोटा रखेंगे। पहले हमारे कई साथियों ने बताया कि सवाल जवाब लंबे हो जाते हैं, इसलिए अब उसको छोटा रखेंगे। केवल 5 सवाल। पहला सवाल है राधे श्याम जी का। यहाँ कृषि उत्पाद बिक ना रहा हो, फेंका जा रहा हो, तब भी सरकार खाद्यान्न आयात करती है, क्यों? आपने एक बड़ा सवाल उठाया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी का, जो कि इन तीनों बिल से कवर नहीं हो रही है। लेकिन हकीकत ये है कि इस देश में कृषि मंत्रालय बनाता है नीति किसान की, फूड एंड प्रोसेसिंग मंत्रालय बनाता है इसके बारे में, ये सिविल सप्लाईज, फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट इसकी नीति बनाता है कि प्रोक्योरमेंट कितना होना चाहिए, और ट्रेड मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री बनाती है कि निर्यात आयात क्या होना चाहिए। और हकीकत ये है कि जब किसान अपनी फसल बेच के 4 पैसा कमाने की स्थिति में होता है, तब सरकार एक्सपोर्ट बैन लगा देती है, जैसा प्याज पे लग गया है। और जब किसान के पास कम फसल होती है और लगता है कि अच्छा इस बार कम फसल है लेकिन हो सकता है दाम थोड़ा सा बढ़ जाए, तब सरकार इंपोर्ट कर लेती है और नहीं हो पाता।
तो यही स्थिति बार बार हो रही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नीति बार बार किसान के खिलाफ जा रही है। दूसरा प्रश्न है तमोग्न भट्टाचार्य जी का। आपका सवाल है कि it's hardly 1/4 farmers sell in APMC, rest outside the APMC, the chances of exploitation will increase. सही बात यही है तमोग्न भाई कि कोई 35% के करीब फसल एपीएमसी में बिकती है, 65% तो ऑलरेडी उसके बाहर बिक रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमने ऐसी आजादी दे दी जो पहले नहीं थी। भैया 65% तो बिक रही है पहले से ही बाहर। वो छोटा व्यापारी को बिक रही है, बहुत छोटा किसान है जो किसी खेत से ही कोई ले जाता है या जो आके किसी छोटे व्यापारी के हाथ में कर देता है। जब ये सब चीजें बाहर होंगी, जब इस 35% का भी बाहर बिकना शुरू होगा, तो वो अनरेगुलेटेड मार्केट में होगा। और तमाम अर्थशास्त्री बताते हैं कि जो फ्रेगमेंटेड और अनरेगुलेटेड मार्केट्स होती, वो किसान को या जो कोई भी छोटा बायर या परचेजर सेलर है उसके खिलाफ जाती है। तो यही हमारा इसके बारे में डर। तीसरा सवाल है किशोरी लाल बलूनी जी का। आप कहते हैं सब क्षेत्रों में तबाही के बाद अब खेती किसानी को तबाह करने की सोची समझी रणनीति है, क्या करे किसान? किसान वही करे जो आज पंजाब का किसान कर रहा है, जो हरियाणा का किसान कर रहा है, जो कर्नाटक का किसान कर रहा है, जो देश भर का किसान कर रहा है। कुछ बातें हैं जिसमें सिर्फ तर्क नहीं काम करता। उस तर्क को मजबूत करने के लिए सिर्फ कविता काम नहीं करती। तर्क के लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी। ये वक्त है किसान के लिए आवाज बुलंद करने। और मैं समझता हूं आवाज बुलंद करके बस एक मांग करनी चाहिए, ज्यादा नहीं। एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाओ, बस ये एक मांग करके किसान आंदोलन करें, मैं ये चाहता हूं। दो और सवाल हैं। एक सवाल है सोपान जी का। सोपान का सवाल है सोपान पंधारी पंडे। पिछले 6 वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था की जो गर्त में गई है उसे फिर पटरी पर लाने के लिए मोदी जी की सरकार क्या कर रही है? सरकार के पास न कोई विचार है, न योजना है, समूचा देश राम भरोसे हो। सोपान भाई, मैं बात की स्पिरिट से एग्री करता हूं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि गर्त में केवल 6 साल में गई है। ये जो कुछ देश में हो रहा है वो कई सरकारों का नतीजा है, लेकिन इस सरकार ने तो बिल्कुल ही इसको एकदम गर्त में काट दिया है। जो 3 बड़े फैसले इस सरकार के हुए, पहला नोटबंदी का, दूसरा जीएसटी को जिस तरह से लागू किया, तीसरा लॉकडाउन को जिस तरह से लागू किया, इन 3 चीजों ने हमारी देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया है। रीढ़ की हड्डी टूट गई है। और मुझे नहीं लगता अगले 2-3 साल में भी अर्थव्यवस्था अभी रिकवर करेगी। ये देश के सामने बहुत बड़ा संकट है। आप सही कह रहे हैं, इस साल एक क्वार्टर में 23% नीचे गई है। कुल मिला के इस साल की जीडीपी कम से कम 10% नेगेटिव में जाएगी और अगले साल भी इंप्रूव करने के लक्षण अभी दिखाई नहीं दे रहे। तो आपकी बात से मैं सहमत हूं। आखिरी सवाल है संजय भट्ट जी का। सर, व्हाट इज द सॉल्यूशन? हाउ टू टैकल दिस फासिस्ट गवर्नमेंट? अब फासिस्ट शब्द मैं आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए नहीं कि कोई मैं इस सरकार को बुरा नहीं मानता। मैं समझता हूं कि हर देश को अपनी बीमारी के लिए अपना नाम ढूंढना चाहिए। हमारे देश में लोकतंत्र को जो तोड़ा जा रहा है, हमारे देश में गणतंत्र को खत्म किया जा रहा है, इसके बारे में लड़ना पड़ेगा। लेकिन कैसे लड़ें? मेरा इसके बारे में सुझाव है। इसके 2 मंत्र मेरे पास है, सत्ता से प्रतिरोध और समाज से संवाद। जो सत्ता में है, देश के लोकतंत्र को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के साथ तो संघर्ष करना पड़ेगा, उनके विरुद्ध लड़ना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा। जो सब इमरजेंसी में लड़ते वक्त हुआ वो करना पड़ेगा, जो कुछ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में हुआ वो करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, उनको सपोर्ट देने वाले हमारी अपनी जनता है। उस जनता से, उस समाज से संवाद हमें करना पड़ेगा। जनता के बारे में हम हंस नहीं सकते, जनता की खिल्ली नहीं उड़ा सकते। वो जो कि आज इस भ्रम में है कि हो ना हो, मोदी जी देश का बहुत बड़ा कल्याण और भला कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के बात करें, उनके संस्कार को समझना है, उनके मुहावरे को समझना है, उनकी भाषा में बात करें। इसीलिए संडे सत्संग हम जनता से, जनता की भाषा में, एक दूसरे, हमारी आपकी जो भाषा है, हमारे आपके जो संस्कार की भाषा है, उसमें हम ये संडे सत्संग करेंगे। 5 सवाल लिए। आगे से आप अपने सवाल वक्त से भेज सकते हैं, थोड़ा ज्यादा सोच के भेज सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, जरूरी नहीं कि सवाल केवल उसी मुद्दे पे हो जो उस दिन विचार में हुआ। किसी और मुद्दे पे भी आप सवाल पूछ सकते हैं।
और विमर्श के लिए हम ज्यादा जगह बनाएंगे। मैंने आपको वायदा किया था कि 1 घंटे में हम प्रोग्राम खत्म कर दिया करेंगे, आज 4 मिनट फालतू हो गए हैं। तो आखिर में बस विकल्प विकल्प के बारे में 2 बिंदु छोड़ के हम अपनी बात को विराम देंगे। विकल्प का मतलब कार्यक्रम के अंत में हम ये कहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ विरोध करना, केवल निराशा व्यक्त करना, केवल ये करना कि अरे भाई देश में तो बहुत कुछ गड़बड़ है, ये हमारा काम। मैं 2 चीजों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। पहला, जो प्रशांत जी के बारे में शुरू में जो कविता हुई मिलॉर्ड वाली, उसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं। एक अभियान है, ₹1 everyone, ₹1 हम सब दे। हम सब जो समझते हैं कि प्रशांत भूषण ने सच बोला और सच बोलने का जुर्माना अगर ₹1 है, तो मैं भी वो जुर्माना देने को तैयार हूं। ₹1 everyone, ये आप देख रहे हैं swarajabhiyan.org, सत्यमेव जयते, यहाँ पे जाइए, ₹1 सिक्का दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए और उसमें आप पैसा दे सकते हैं। ₹1 भी, ज्यादा भी, 11,111 भी, 1,00,000 भी, जो आप देना चाहें आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इससे बनेगा ट्रुथ फंड, वो ट्रुथ फंड जो कि ऐसे सैकड़ों हजारों प्रशांत भूषण के काम आएगा, जो जिनके पास टीवी कवरेज नहीं है, जिनकी बात सुनने वाला देश में कोई नहीं, उनके साथ आप खड़े हो सकते। एक दूसरा, किसानों का। किसानों के लिए विकल्प सोचना है तो हमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ना तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कुछ होने वाला, ना ऑल्टरनेट मंडी से कुछ होने वाला, खुद किसानों की कोऑपरेटिव बनानी। सरकारी शब्द उसके लिए है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। किसान खुद संगठित हो, खुद थोक में चीजों को खरीदें और थोक में बेचें। किसान मंडी से अपना संबंध स्थापित करे और संभव हो तो किसान सीधा कंज्यूमर तक जाके बेचे। वो करेंगे तो एक विकल्प की दिशा में हम बढ़ेंगे। लेकिन विकल्प तक हम पहुंचे, उसके लिए विरोध जरूरी। कल कर्नाटका के सारे किसान विधानसभा के सामने बेंगलोर में इकट्ठे हो रहे हैं, कर्नाटका राज्य रैयत संघ के। अगर आप बेंगलोर में हैं, कर्नाटका में हैं, उनका साथ दीजिए। 25 तारीख को ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति AIKSCC की तरफ से कॉल दिया गया है, देश भर में किसान इन 3 कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। कहीं पे रास्ता भी रोकेंगे। रास्ता रोकना अच्छा काम नहीं है, लेकिन क्या करें, उन सबके साथ खड़े होना। तो किसानों के साथ अगले 1 हफ्ते में किसानों के साथ जिस भी तरह से आप अपनी सॉलिडेरिटी, अपना सपोर्ट उनके लिए एक्सप्रेस कर सकें, वो कीजिएगा। क्योंकि किसान रहेगा तो हमारी प्लेट पे खाना, अन्नदाता है तो ये देश है। इस कोरोना संकट में देश खड़ा है तो इसलिए क्योंकि किसान वहां। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है, अगले 1 वीक में जिस भी तरीके से आप किसान के लिए सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस कर सकें, और कुछ नहीं तो सोशल मीडिया कैंपेन में जुड़ सकें, 25 को आपको जुड़िए, किसानों के साथ जुड़िए और देश को एक करने के रास्ते पे हम सब आगे बढ़ेंगे। संडे सत्संग में आज इतना ही। अगले संडे फिर 2 बजे आपके साथ मिलेंगे। ये नई फॉर्मेट आपको कैसी लगी जरूर लिखिएगा, अपनी टिप्पणी, अपने सुझाव, आप इसमें क्या कुछ देखना चाहते हैं, किन लोगों को देखना चाहते हैं, सुझाव भेजिएगा, हम पूरी कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया।